नॉट एग्रेसिभ हुने काम नगर्नु होला। प्रशासन ऐन अनुसार कर्मचारी भइसकेको हुनाले नमस्कार, स्वागत है आपका नेपाल से हमारे लाइव कवरेज में। पिछले 2 दिनों से आपको लगातार हम अपनी ग्राउंड रिपोर्ट्स आप तक पहुंचाते आए हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूं काठमांडू के नक्सल इलाके में और मेरे ठीक पीछे ये जो इमारत है जिसमें आग लगी हुई है, हम आपको बता दें कि ये यहाँ का मशहूर हिल्टन होटल है जो प्रदर्शनकारियों के निशाने पर कल ये आ गया। हिल्टन होटल में आग अभी भी लगी हुई है। आप देख सकते हैं दमकल की गाड़ियाँ लगातार कोशिश कर रही हैं। बड़ी चुनौती है क्योंकि एक बड़ी इमारत है ये और बिल्कुल ऊपरी मंजिल तक यहाँ पर आग अभी भी लगी हुई है। इसकी स्काईलाइन में आप धुएं का गुबार देख सकते हैं और ये हिल्टन होटल जो हब हुआ करता था यहाँ के पर्यटकों के लिए, यहाँ आने वाले टूरिस्ट के लिए, अब एक सुनसान जगह बन चुका है जिसमें आग लगी हुई है, धुआं निकल रहा है। ऐसी खबरें हैं कि आंदोलनकारियों के निशाने पर ये होटल इसीलिए आया क्योंकि एक राजनीतिक परिवार का पैसा इसमें इन्वेस्ट किया गया है और यहाँ पर बड़े राजनीतिक नेता अपनी मीटिंग्स के लिए, मिलने जुलने के लिए, उनके परिवार के लोगों के आने जाने के लिए ये एक बड़ा केंद्र रहा है और पॉलिटिकल क्लास को लेकर आंदोलनकारी बहुत नाराज रहे हैं और इसीलिए ये हिल्टन होटल उनके टारगेट पर आ गया और लगातार सीधी कवरेज आप देख रहे हैं जो इस वक्त कोशिश की जा रही है इन दमकल की गाड़ियों के जरिए कि यहाँ की आग बुझा दी जाए। आज हालांकि काठमांडू की सड़कें शांत रही हैं और शांति बहाली के लिए सेना लगातार जुटी हुई है, आम लोगों से अपील कर रही है। आज की बड़ी तस्वीरों पर सबसे पहले अब नजर डाल लेते हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे आर्मी के जो व्हीकल्स हैं, जो गाड़ियां हैं, वो पहरा दे रही हैं, फ्लैग मार्च कर रही हैं। धुआं उठ रहा है, राख में हम वो बदबू महसूस कर सकते हैं। हम इस वक्त नेपाल के सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं और कल आंदोलनकारियों ने यहाँ भी घुसकर आग के हवाले इस बिल्डिंग को कर दिया। नेपाल में ये क्रांति की आग है। यहाँ के लोग, खासकर युवाओं का गुस्सा सोमवार से राजधानी काठमांडू समेत देश के अलग अलग हिस्सों में दिख रहा है। भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और उसके बाद सोशल मीडिया बैन। नाराज जेनजी सड़कों पर उतर आए। नेपाल में जगह जगह आक्रोश फूट पड़ा। ये साफ दिखा कि लोगों को ना तो नेताओं पर भरोसा रहा, ना ही वो जगह जहां से देश की सत्ता चलती है, यानी संसद। नेपाल में जेनजी क्रांति सत्ता पर पड़ी भारी। हम आपको लगातार ग्राउंड से तस्वीरें दिखा रहे हैं कि नेपाल में क्या हालात हैं। आज कर्फ्यू है इसलिए हम इस साइकिल रिक्शा पर अपनी रिपोर्टिंग कर रहे हैं क्योंकि जो 4 व्हीलर्स हैं, जो टैक्सीज हैं, जो गाड़ियां हैं, उनकी आवाजाही पर मनाही है। आप देख सकते हैं सड़क बिल्कुल सुनसान है। जो स्थानीय यहाँ आसपास रहते हैं अपनी ज़रूरत के लिए वो घर से निकल रहे हैं और वो भी अपने 2 व्हीलर्स पर, बाइक्स पर। सेना सड़कों पर लगातार गश्त लगा रही है, बख्तरबंद गाड़ियां, बाय फुट और लाउडस्पीकर के जरिए अपील की जा रही है कि आप सहयोग करें और शांति बहाली की इन कोशिशों का साथ दें। बिकॉज ज़रूरत ये इस वक्त यही है कि जो आंदोलनकारी हैं, जो उनका मकसद था, जो पॉलिटिकल क्लास को लेकर जो उनकी नाराज़गी थी, गुस्सा था, वो दूर हो चुका है क्योंकि जो मौजूदा सरकार है, जो प्राइम मिनिस्टर ओली थे, उन्होंने इस्तीफा कल ही दे दिया। ये तस्वीरें काठमांडू के हिल्टन होटल की हैं, जहां मंगलवार को आंदोलनकारियों ने आग लगा दी थी। ये होटल अभी तक धधक रहा है। इस लग्जरी होटल की हालत देखकर आपको समझ में आ जाएगा कि कितना नुकसान हुआ होगा।
हम इस वक्त काठमांडू के हिल्टन होटल के ठीक सामने खड़े हैं। आप देख सकते हैं इस होटल में अभी भी आग लगी हुई है। कल प्रदर्शनकारियों ने अपने प्रोटेस्ट के दौरान यहाँ पर आकर इसको आग के हवाले कर दिया था, क्योंकि नेपाली मीडिया में ये खबर थी, इस बात की चर्चा थी कि इस होटल में एक स्थानीय नेता के बेटे का इन्वेस्टमेंट है, उनका पैसा लगा हुआ है और आंदोलनकारी इसी परिवारवाद से, इसी नेपोटिज्म से परेशान रहे हैं और लगातार इसको लेकर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में भी वो अपनी बात रखते रहे हैं। तो जब ये चर्चा नेपाल के मीडिया में रही कि हिल्टन होटल में किस नेता के बेटे का पैसा लगा हुआ है, किस नेता के परिवार का पैसा लगा हुआ है, किसका इन्वेस्टमेंट है, तो उन्होंने यहाँ आकर कल अपने प्रदर्शन के दौरान हिल्टन होटल पर भी टारगेट किया और इसको आग के हवाले कर दिया। हिंसा के बाद काठमांडू समेत दूसरे शहरों में सेना ने मोर्चा संभाला है। सेना के जवान हर जगह तैनात हैं ताकि हालात खराब न हो। आंदोलनकारियों को लगातार समझाने की कोशिश हो रही है, लोगों की मदद की जा रही है। सेना लगातार फ्लैग मार्च कर रही है। आज तीसरे दिन आर्मी ने पूरी तरीके से कंट्रोल ले लिया है। आप देख सकते हैं कि कैसे आर्मी के जो व्हीकल्स हैं, जो गाड़ियां हैं, वो पहरा दे रही हैं, फ्लैग मार्च कर रही हैं पूरे काठमांडू की सड़कों पे। मैं जहां पर अभी खड़ा हूं, ये एक अहम इलाका है जहां पर बहुत सारे जो हैं हाई कमीशंस और डिप्लोमैट्स रहते हैं। यहाँ पर एम्बेसीज भी बहुत सारी हैं। भारत का जो दूतावास है वो भी यहाँ से करीबन 500 मीटर दूर है। अभी आज कोई भी आगजनी की घटना नहीं हुई है। अभी स्थिरता लाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आगे आने वाले दिनों में स्थिरता कैसे आएगी, खासकर राजनीतिक तौर पे स्थिरता कैसे आएगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। हालात और न बिगड़े, इसके लिए काठमांडू समेत दूसरे संवेदनशील इलाकों में कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है। जिस तरह से प्रदर्शन सोमवार और मंगलवार को हुए थे, वैसे बुधवार को नहीं दिखे। हालात थोड़े शांतिपूर्ण हैं, लेकिन तनाव दिख रहा है। हंगामे और आगजनी के बीच की ये तस्वीरें भी सामने आई। कुछ दुकानों और शॉपिंग स्टोर्स में तोड़फोड़ हुई। यहाँ का दशकों पुराना भाट भटेनी सुपर स्टोर भी क्रांति की आग में जल गया। बताया जा रहा है कि युवाओं का गुस्सा सोमवार को तब और भड़क गया था जब गोलीबारी हुई और करीब 20 आंदोलनकारी मारे गए, सैकड़ों घायल हो गए। पुलिस वालों के साथ झड़प की भी ये तस्वीरें आई। मोटरसाइकिल्स हैं जो पुलिस वाले इस्तेमाल किया करते होंगे अपने पेट्रोलिंग के लिए, उसे बाहर खींचकर जला दिया गया है। अभी भी यहाँ आग लगी हुई है इन व्हीकल्स में और धुआं उठ रहा है। राख में हम वो बदबू महसूस कर सकते हैं। मेटल्स जब जलते हैं तो एक स्मेल होती है, वो हम ये महसूस कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से गुस्सा और उबाल फूटा प्रदर्शनकारियों का कल देर शाम तक, लेकिन अब स्थिति धीरे धीरे सामान्य होने की और कवायद चल रही है। ये तस्वीरें भी काठमांडू से आई हैं, जहां प्रदर्शनकारी सड़कें साफ करते दिखे। नेपाल में 2 दिन की हिंसा के बाद सब कुछ बंद है। ये काठमांडू का मशहूर टूरिस्ट स्पॉट थामेल है। यहाँ सारी दुकानें, बाजार बंद हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारी ऐसी गाड़ियाँ हैं जो ना कि क्षतिग्रस्त हैं, बट पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी हैं, जला दी चुकी हैं। अगर हम आगे थोड़ा बहुत चल रहे, मेरे जो हैं वीडियो जर्नलिस्ट प्रेम सिंह आपको दिखा रहे हैं, करीबन 4 से 5 यहाँ पर गाड़ियाँ ऐसी हैं जो पूरी तरीके से ख़त्म हो गई हैं। यहाँ पर जो है कॉमन लोग आ रहे हैं। ये ऐसा लग रहा है कि जैसे ऐसी इमारतें जो पूरी तरीके से जल गई हैं, एक सैलानियों के लिए एक नया दृश्य बन गया है, एक टूरिज़्म का ज़रिया बन गया है। आप देख सकते हैं ये वो बहुत बड़ी बिल्डिंग है, ये वो बहुत बड़ी जगह है जहाँ पर जो है प्रकाश मान सिंह अपने परिवार के साथ रहते थे। अभी ये पूरा जो बंगला है, अगर प्रेम आपको दिखाएं, यहाँ पर आप खिड़की देख सकते हैं, ये पूरी जगह देख सकते हैं, पूरा जल चुका है, पूरा ख़त्म हो चुका है, अंदर से भी पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त है। नेपाल में हालांकि आज थोड़ी शांति है। पूरे इलाके को नेपाल की सेना ने अपने अंडर में ले लिया है और शांति बहाली की लगातार कोशिश हो रही है। हालांकि सोमवार और मंगलवार को जो हालात थे यहाँ की सड़कों के, यहाँ के जो सरकारी इंस्टीट्यूशंस को जिस तरह से टारगेट किया गया था, वो भयावह था। संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक आंदोलनकारियों ने उसको आग के हवाले कर दिया। कुछ तस्वीरें हमें आज भी देखने को मिली। सुप्रीम कोर्ट में हर लीगल डॉक्यूमेंट जलकर राख हो चुका है।
नेपाल में फिलहाल कर्फ्यू लगा हुआ है, शांति बनी हुई है, लेकिन मंगलवार को जो हालात नेपाल ने देखे थे वो भयावह थे। जेनजी रेवोल्यूशन नाम के प्रदर्शन ने जो हिंसक रूप लिया, उसमें जगह जगह आगजनी, तोड़फोड़, नारेबाजी और राजनीतिक संकट से भरी कई तस्वीरें देखने को मिली। भीड़ ने जमकर बवाल काटा था। नेपाल के सुप्रीम कोर्ट की तस्वीरें देखिए, वो इमारत जहां से बड़े बड़े फैसले दिए गए। मंगलवार को इस सुप्रीम कोर्ट को आग के हवाले कर दिया गया। और अब एक दिन बाद की इन तस्वीरों को देखिए, सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस में जली हुई फाइलें नजर आ रही है। 25,000 से ज्यादा केस फाइल जलकर राख हो गई है। अब जो कुछ अधजली फाइलें बची है, उन्हें किसी तरह निकाला जा रहा है। हम इस वक्त नेपाल के सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं और कल आंदोलनकारियों ने यहाँ भी घुसकर आग के हवाले इस बिल्डिंग को कर दिया। और ये रजिस्ट्रार ऑफिस का नज़ारा देखिए, रजिस्ट्रार ऑफिस जहाँ पर सबसे ज़्यादा काम और कागजात होते हैं, ये आग के हवाले कर दिया गया है। एक भी पेपर, एक भी कागजात यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा, सब जलकर राख हो गए हैं। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियाँ अभी भी यहाँ पर आग बुझाने के काम में लगी हुई हैं। आप देख सकते हैं कि दो दमकल की गाड़ियाँ इस कॉम्प्लेक्स में इस वक्त हैं। आग बुझाना इस वक्त प्राथमिकता है। पूरा नेपाल अब आर्मी के कंट्रोल में आ चुका है। कुछ कागजात जो बचे हुए हैं उनको संभाल कर निकालने की भी कोशिश की जा रही है। आप देख रहे हैं फाइलें, अदालत में बहुत सारे फाइलें, पेपर वर्क होता है, लगातार रोज़ केस होते हैं। तो उस जो वो फाइलें हैं जो कुछ बची हुई हैं, जो आग से जल नहीं गई हैं, उन्हें निकालने की इस वक्त कोशिश की जा रही है। लेकिन धुआं भी साथ साथ निकल रहा है। तो आप समझ सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं कि कितनी बड़ी आग यहाँ लगी होगी। कल आग फाइलों में लगी हुई, अलमारियाँ खोलें तो अंदर आग दिखाई दे रही है। देखिए कितनी ड्रामेटिक ये तस्वीरें हैं, लेकिन ये हकीकत है इस वक्त नेपाल के सभी सरकारी इंस्टीट्यूशंस की, जो कल गुस्से का निशाना बने। देखिए एक लोहे की अलमारी है और उसके अंदर फाइलें रखी हुई हैं, और अब जब ये अलमारी खोली गई है तो अंदर भी आग लगी हुई है। लोहे की अलमारी के अंदर जो कागजात थे वो जल रहे हैं अभी भी। यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट परिसर में मौजूद वाहनों में आग लगा दी गई। प्रदर्शनकारी आईटी कक्ष में घुस गए और उसे भी आग के हवाले कर दिया। मुख्य न्यायाधीश और मुख्य रजिस्ट्रार के कक्षों को जला दिया गया। तोड़फोड़ और आगजनी की वजह से सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट बंद है। कई फैसलों के रिकॉर्ड कंप्यूटरों के साथ नष्ट हो गए हैं। हालात ऐसे हैं कि बंद अलमारी में से अब भी आग निकल रही है। जो कुछ बचा हुआ है, अगर कुछ बचा भी है, कुछ पढ़ने लायक है, आगे की अदालती कार्रवाई के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं, अगर इसमें से कुछ निकल सके, ये बड़ी चुनौती होगी हालांकि सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस के लिए कि क्या इन फाइलों में से ऐसे कागज़ निकलेंगे जो आगे की अदालती कार्रवाई के काम आ पाएंगे। तो ये बड़ी बात होगी, एक नई चुनौती भी है। जब व्यवस्था लौटेगी, जब शांति बहाली होगी, तो आखिर कैसे ये पूरी कार्रवाई होगी। देखिए सर्वोच्च अदालत नेपाल की किस तरह से गुस्से का निशाना बनी, पॉलिटिकल क्लास को लेकर, नेताओं को लेकर, पूरे एक तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को लेकर, सरकारी सिस्टम को लेकर देश की जनता का जो गुस्सा था, जो युवाओं का गुस्सा था, वो कल सड़कों से गुजरता हुआ इस तरह के इंस्टीट्यूशंस तक भी पहुंचा। अब आपको नेपाल के संसद भवन की तस्वीरें दिखाते हैं। मंगलवार को इसे आग के हवाले कर दिया गया था। 9 सितंबर की ये तस्वीरें देखिए, जिसमें संसद भवन से धुआं निकल रहा है। पहले तोड़फोड़ की गई और फिर आग लगाई गई। प्रदर्शनकारी नारेबाजी करते रहे। एक दिन बाद इस संसद भवन का हाल देखिए, सब कुछ जलकर खाक हो चुका है। दरवाजे, खिड़की, अंदर का सामान सब कुछ तहस नहस हो गया है। ये संसद भवन की अंदर की दृश्य मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। अंदर मैं घुस रहा हूँ, आप लगा सकते हैं, और ये सारा खाक हो चुका है। ये अंदर का दृश्य बहुत भयानक है। ये दृश्य आप मेरे साथ देख सकते हैं।
ये पूरी तरीके से जलकर खत्म हो चुका है। आप देख सकते हैं ये पीछे का यही है संसद भवन, यहीं पे जो है कुर्सी वगैरह लगा हुआ था संसद के बैठने के लिए। ये सारा पूरी तरीके से अभी भी जो है आग की भाप अंदर से आ रही है और ये देखने के बाद भयानक सा लगता है और ये पूरी तरीका से जल चुका है। नेपाल में प्रदर्शनकारियों ने सुप्रीम कोर्ट और संसद भवन का ये हाल किया। सोशल मीडिया बैन हटाने और सरकार गिरने के बाद भी प्रदर्शन नहीं रुके और फिलहाल हालात काफी चिंताजनक है। नेपाल से सहयोगी सिक्ता देव और अनंत अनुराग की रिपोर्ट एनडीटीवी इंडिया के लिए। हम इस वक्त काठमांडू के नक्सल इलाके में मौजूद हैं। मेरे पीछे आप जो भीड़ देख रहे हैं, ये भीड़ यहाँ पर इसलिए जुटी है क्योंकि इनके ठीक सामने हिल्टन होटल है जहाँ पर आग लगी हुई है। इस वक्त भी आग लगी हुई है और आग बुझाने के लिए जो कोशिशें हो रही हैं, फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ वहाँ मौजूद हैं, फायर टेंडर्स वहाँ खड़ी हुई हैं, तो उनको देखने के लिए किस तरह से आग बुझाई जा रही है, किस तरह से आग पर काबू पाया जा रहा है, इसे देखने के लिए ये भीड़ यहाँ जुटी है। हालांकि आज दिन भर काठमांडू में शांति रही है। सेना ने गश्त लगाकर लगातार लोगों से अपील की कि वो सहयोग करें कि जल्द ही व्यवस्था लौटे शहर में और देश में। इस बीच सोमवार से मंगलवार तक हर वो इंस्टीट्यूशन, हर वो एस्टैब्लिशमेंट प्रदर्शनकारियों के निशाने पर रहा जो सत्ता का प्रतीक था, सत्ता की निशानी थी। इसीलिए मंत्रियों के घर भी जलाए गए तो पुलिस स्टेशन भी जलाए गए। कुछ ऐसी तस्वीरें हमें आज देखने को मिली। नेपाल के पुलिस स्टेशन का हाल देखिए। इसे मंगलवार को आग के हवाले कर दिया गया था। अब यहाँ की तस्वीरें बता रही हैं कि कल किस कदर यहाँ प्रदर्शनकारियों ने तोड़फोड़ की। खिड़कियां, दरवाजे सब तोड़ दिए गए। बाहर रखे वाहन और सामान जला दिए गए। कल जो प्रदर्शनकारी हैं उन्होंने इस पुलिस स्टेशन पर भी धावा बोला था और आप देख सकते हैं कि कैसे इस पुलिस स्टेशन की जो स्थिति है, जो हालात हैं, अभी भी धुआं निकल रहा है। आग के हवाले इस पुलिस स्टेशन को कर दिया गया था। जब हम पहुंचे तब यहाँ पर जो पुलिसकर्मी हैं वो इन बचे हुए जो बिल्डिंग है, बचे हुए सामान का एक तरह से वो ये चेक करने की कोशिश करें कि कुछ बचा तो नहीं है। बताया जा रहा है कि कुछ हथियार जो हैं पुलिस के, कुछ गन्स हैं वो सुरक्षित मिले हैं तो उन्हें निकाला गया है और पूरी तरह से ये जो पुलिस स्टेशन है वो ध्वस्त हो गया। प्रदर्शनकारियों के टारगेट पर रहा क्योंकि उनका जो गुस्सा था वो पुलिस प्रशासन सरकार पर था। इसीलिए कल शाम को यहाँ पर भी धावा बोला गया। हर कुछ चीज़ जो थी वो जलकर राख हो गई है, ऐसा हमें बताया जा रहा है। इस पुलिस स्टेशन से अब भी धुआं उठ रहा है। सारे कागजात जल गए। एनडीटीवी की टीम इस पुलिस स्टेशन पहुंची और देखा कि हालात कितने बिगड़े हुए हैं। यहाँ पर जब हम खड़े हैं तो जो जले हुई राख की जो गर्म तपिश है वो मैं महसूस कर सकती हूँ। अभी भी ये राख गर्म है। आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी आग लगी होगी। खिड़की, दरवाजे कांच के बने हुए सब जलकर राख हो गए हैं या तोड़ दिए गए हैं। हम जब यहाँ खड़े हैं और आपको ये तस्वीरें आप तक पहुँचा रहे हैं तो ये तपिश हम महसूस कर सकते हैं। अभी भी ये पूरे कमरे जो हैं, ये पूरी बिल्डिंग अभी भी गर्म है, यानी कि आग अभी पूरी तरह से यहाँ बुझी नहीं है और जो जलने की जो बदबू है वो हवा में है। बताया जा रहा है कि जो सारे पुलिस स्टेशन के ज़रूरी कागजात हैं वो पूरे तरह से जला दिए गए हैं। पुलिस रिकॉर्ड्स जो हैं वो जला दी गई हैं और कुछ हथियार हालांकि सुरक्षित यहाँ से निकाल लिए गए। कुछ बंदूकें थी पुलिसकर्मियों की, वो निकाल ली गई। पूजा, अगर आप बाहर आए देखिए ऊपरी माले से धुआं भी निकल रहा है। हर कुछ चीज़ को यहाँ पर जलाकर रख दिया गया। ये देखिए यहाँ से धुआं निकल रहा है ऊपरी माले से। इस तरफ देख सकते हैं कुछ कपड़े हैं जो जले हुए वहाँ पर लटके हुए हैं, वहाँ से अभी भी धुआं निकल रहा है। नेपाल के थामेल में डिप्टी पीएम प्रकाश मान सिंह के घर को भी आग के हवाले कर दिया गया। आसपास रखी गाड़ियां भी जला दी गईं। प्रदर्शनकारियों ने कुछ भी नहीं छोड़ा। आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारी ऐसी गाड़ियां हैं जो ना कि क्षतिग्रस्त हैं बट पूरी तरीके से खत्म हो चुकी हैं, जला दी चुकी हैं। अगर हम आगे
थोड़ा बहुत चल लें, मेरे जो हैं वीडियो जर्नलिस्ट प्रेम सिंह आपको दिखा रहे हैं, करीबन 4 से 5 यहाँ पर गाड़ियाँ ऐसी हैं जो पूरी तरीके से ख़त्म हो गई हैं। यहाँ पर जो है कॉमन लोग आ रहे हैं, ये ऐसा लग रहा है कि जैसे ऐसी इमारतें जो पूरी तरीके से जल गई हैं, एक सैलानियों के लिए एक नया दृश्य बन गया है, एक टूरिज़्म का ज़रिया बन गया है। आप देख सकते हैं ये वो बहुत बड़ी बिल्डिंग है, ये वो बहुत बड़ी जगह है जहाँ पर जो है प्रकाश मान सिंह अपने परिवार के साथ रहते थे। अभी ये पूरा जो बंगला है, अगर प्रेम आपको दिखाएं, यहाँ पर आप खिड़की देख सकते हैं, ये पूरी जगह देख सकते हैं, पूरा जल चुका है, पूरा ख़त्म हो चुका है, अंदर से भी पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त है। नेपाल के प्रधानमंत्री का ऑफिस सिंह दरबार, जहां सभी मंत्री बैठा करते थे, वहां भी जबरदस्त तोड़फोड़ और आगजनी हुई थी। हालात काफी बिगड़ चुके थे, प्रदर्शनकारियों की आक्रामकता दिखाई दे रही थी। फिलहाल यहाँ कल की हिंसा के निशान है। अब ये पीएम हाउस सेना के अंडर आ गया है। ये सिंह दरबार कॉम्प्लेक्स है, ये प्रोटेस्टर्स के निशाने पर आया और जो पॉलिटिकल क्लास से नाराज़गी की बात हम लगातार कर रहे हैं इन प्रदर्शनकारियों की, वो कॉम्प्लेक्स भी इस निशाने पर आया क्योंकि उनका गुस्सा जो था नेताओं से था, मौजूदा सरकार से था, प्रधानमंत्री से था। भ्रष्टाचार, आर्थिक संकट, रोजगार, तमाम समस्याओं से ये देश जूझ रहा है और यहीं से फैसले लिए जाते रहे हैं नेपाल के लिए। ये मूलतः जो ये कॉम्प्लेक्स है, यहाँ के नेपाल नरेश का ये महल हुआ करता था और साल 2008 में जब नेपाल में एब्सोल्यूट मोनार्की के बाद लोकतंत्र स्थापित हुआ, तब ये एक तरह से सीट और पावर बन गया। प्रधानमंत्री का दफ्तर यहीं था और कल ये निशाने पर आया। आप देख सकते हैं किस तरह से इसको निशाना बनाया गया। जलने के निशान अभी तक हैं। सभी ज़रूरी कागजात, जो चीज़ें थी अंदर से वो हटा दी गई, उन्हें जला दिया गया और अब ये पूरा सिंह दरबार एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्लेक्स आर्मी के अंडर आ गया है। नेपाल के पूर्व पीएम माधव नेपाल का घर भी पूरी तरह से जलकर खाक हो गया है। प्रदर्शनकारियों ने पहले यहाँ तोड़फोड़ की और उसके बाद पूरे घर को आग के हवाले कर दिया। ये घर भी पूर्ण रूप से ध्वस्त हो चुका है। मैं आपको अंदर ले जाना चाहता हूँ और दिखाना चाहता हूँ कि पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है, कुछ भी बाकी नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ की मंजर जो है दिल दहला देने वाला है, कुछ भी बाकी नहीं है। आप देख सकते हैं, मैं आपको इसका अंदर का दृश्य दिखाना चाहता हूँ। ये पूर्ण तरीका से जलकर राख हो चुका है और इसी तरह जो है माधव कुमार नेपाल के घर के साइड में ही उनके भाई के भी घर था और उसको भी पूरी तरीका से बर्बाद कर दिया है। घर का सामान भी पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है। यह रूम जो है माधव कुमार नेपाल पूर्व प्रधानमंत्री के वेटिंग के रूम में, गेस्ट रूम की तरह लग रहा है और इसको भी पूरी तरीका से बर्बाद कर दिया है। और सबसे बड़ी बात है कि लोग अभी भी अंदर आ रहे हैं और इसको पूरी तरीका से यहाँ पे कुछ सामान मिलता है तो उसको ले जाया जा रहा है, जो कि अच्छी बात नहीं है। अभी भी इसकी स्थिति जो है बुरी तरीके से जला हुआ दिख रहा है, कुछ भी बाकी नहीं है। पूरा घर जलकर राख हो गया है। प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन, सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति और मंत्रियों के दफ्तरों समेत ऐतिहासिक सिंह दरबार को आग के हवाले कर दिया। इसके साथ ही बैंकों, शोरूम और होटल्स, सुपरमार्केट में लूट की गई। नेताओं, मंत्रियों पर हमले किए गए। मंगलवार को जो कुछ नेपाल में हुआ वो इतिहास की बड़ी हिंसक घटनाओं में दर्ज हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो नेपाल परिवर्तन चाहता है, इसलिए जनता सड़क पर उतरी, सरकार को सत्ता से बेदखल कर दिया। अब आगे की क्या राह होगी, इस पर भी हमारी नज़र है। हमारी ग्राउंड रिपोर्ट जारी रहेंगी, लाइव कवरेज जारी रहेगा। हम लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, आप कहीं मत जाइए। नेपाल के हालात पर सीधी कवरेज आप देख रहे हैं सिर्फ एनडीटीवी इंडिया पर। इस वक्त एक अहम खबर नेपाल से जुड़ी आ रही है। नेपाल में जारी हिंसा के बीच बॉर्डर पर चौकसी बढ़ा दी गई है। दार्जिलिंग के पानी टंकी इलाके में
साझा गश्त लगाई जा रही है। दार्जिलिंग में एसएसबी और नेपाल पुलिस की साझा गश्त इस वक्त जारी है। तो इस वक्त ये बड़ी खबर है, नेपाल में जारी हिंसा का असर बॉर्डर पर दिख रहा है। चौकसी वहां बढ़ा दी गई है। दार्जिलिंग इलाके में साझा गश्त भी लगाई जा रही है। तो नेपाल में लगातार 3 दिनों में हालात बदले हुए हैं। नेपाल की एक लंबी सीमा भारत से जुड़ती है, भारत के अलग अलग राज्यों से, चाहे वो बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, पश्चिम बंगाल हो या फिर सिक्किम। इस बीच चौकसी इन बॉर्डर एरियाज में बढ़ा दी गई है। हालात क्या हैं बिहार से सटते बॉर्डर पर, इसका जायजा लिया हमारे सहयोगी ने। आइए देखते हैं हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट। नेपाल में जो हो रहा है उस पर पूरी दुनिया की नजर है। भारत भी अलर्ट पर है क्योंकि दक्षिण नेपाल की लंबी सीमा भारत से जुड़ती है। दोनों देशों के नागरिकों के आपसी संबंध हैं, आना जाना है। ये तस्वीरें नेपाल में भारतीय एम्बेसी की हैं, जहां सेना की तैनाती है। नेपाल में क्रांति, भारत में अलर्ट। भारत नेपाल सीमा पुलिस ने बढ़ाई चौकसी। बिहार के रक्सौल के पास ये भारत नेपाल सीमा का नो मैंस लैंड है। एक ही जगह में एसएसबी और नेपाली पुलिस मौजूद है। लोगों की चेकिंग की जा रही है, एहतियातन सीमा पार करने से रोका जा रहा है। हम भारत नेपाल सीमा पर मौजूद हैं। मैं जहां खड़ा हूं ये नो मैंस लैंड है। पहले मैं आपको ये दिखाऊं, ये इंटरनेशनल पिलर है। इधर देखिए, इस पे आपको भारत लिखा हुआ है और इसके अगर इस तरफ आप आएंगे तो ये आपको नेपाल लिखा हुआ दिखेगा। ये इंटरनेशनल पिलर है, यही डिमार्केट करता है कि भारत और नेपाल क्या है। इसके इस तरफ में भारत है और उसकी दूसरी तरफ नेपाल है। इधर देखिए, आपको एसएसबी के जवान दिख रहे हैं। ये जो चेक पोस्ट बना हुआ है ये सशस्त्र सीमा बल का चेक पोस्ट है। और आप वहाँ देखिए, वो सशस्त्र सीमा बल के जो जवान हैं वो इंटरनेशनल बॉर्डर पे पेट्रोलिंग कर रहे हैं। इंटरनेशनल बॉर्डर पे पेट्रोलिंग कर रहे हैं। और आपको अगर उधर मैं दिखाऊं तो ये नेपाल पुलिस है। ये नेपाल पुलिस खड़ी है। दोनों साइड से जो है, दोनों तरफ से लोगों को रोक दिया गया है, नहीं आने दिया जा रहा है, क्योंकि नेपाल की जो स्थिति है अभी वो काफ़ी ख़राब है। और बहुत सारे लोग हैं जो रोज़ के काम के लिए, रोज़मर्रा के काम के लिए बॉर्डर क्रॉस करते हैं और अमूमन आते हैं। उनके परिवार भी जो हैं वो दोनों तरफ रहते हैं। लेकिन अभी क्योंकि स्थिति वहाँ की काफ़ी विस्फोटक है, इसके चलते उन्हें आने से रोक दिया गया है। तो अभी उन्हें इधर नहीं आने दिया जा रहा है। यहाँ कुछ ऐसे गांव हैं जो कि आधे भारत में पड़ते हैं, आधे नेपाल में। किसी के घर का आधा हिस्सा भारत में है तो आधा नेपाल में। यहाँ एक और बात है कि जो हिस्सा नेपाल में है वहाँ शराब की दुकानें खुलती हैं, लेकिन जो हिस्सा भारत में है वो बिहार राज्य में आता है और शराबबंदी के चलते यहाँ कोई शराब की दुकान नहीं दिखेगी। सिवान टोला गांव है इंडो नेपाल बॉर्डर पे। इधर आप भारत देख रहे हैं और ये देखिए, ये जितनी दुकानें आप देख रहे हैं ये भारत है। लेकिन इसी के साथ अब जैसे ही यहाँ से आप ये सामने की जो दुकान देख रहे हैं वो दुकान सारी नेपाल की हैं। तो गांव एक ही है, लोग एक ही हैं, इनके घर एक हैं। आधा घर जो है वो इंडिया में है और आधा घर नेपाल में है। यानी कि ये पूरा का पूरा गांव जो है वो भारत और नेपाल के बीच में। और उसका दूसरा पहलू आपको बताता हूँ। आपको पता होगा कि बिहार में शराबबंदी है और ड्राई स्टेट है बिहार। लेकिन ये देखिए सामने शराब की दुकान, क्योंकि ये नेपाल में है इसलिए यहाँ पे शराब बिक सकता है। और ये जो सामने आप दुकान देख रहे हैं ये ठीक सामने है, लगभग 20 मीटर पर जो ये दुकान देख रहे हैं, जो ये बाइक जा रही है, ये इंडिया में है इसलिए यहाँ शराब नहीं मिल सकता। नेपाल के हालात से यहाँ के लोग भी चिंतित हैं। दोनों ही देशों का कानून इस गांव में चलता है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा इस गांव को 20 से 2 हिस्सों में बांट देती है। आपका घर कहाँ है इसमें? हमारा घर बगल में है, मतलब आप नेपाल में हैं? नेपाल का। और आपके बाकी भाई चाचा वो इंडिया में रहते हैं? सब हाँ, एकदम बहुत सारा आदमी है जिनका जगह इंडिया में भी है, जमीन बहुत इंडिया का आदमी का। मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोगों का जो है वो मतलब घर इंडिया में है, दलान नेपाल में। हाँ, एक भाई, 2 भाई जो है, एक इंडिया में रहता है, एक नेपाल में रहता है। यहाँ पर तो यहाँ मैं जब खड़ा हूँ यहाँ पर नेपाल का कानून लागू होता है? नहीं, यहाँ पर नेपाल का कानून लागू और वहाँ अगर भारत के कानून लागू, इस जगह बस 20 मीटर पे, बस ये बॉर्डर सीमा जो स्तंभ देख रहे हैं, सीमा के उस पार कोई दिक्कत नहीं है। इधर भी सिवान टोला है, सब भाईचारा चलता है। तो एक ही टोला है ना ये? तो हाँ, यहाँ एक ही टोला है। ये तस्वीरें देखिए, सीमा पर करीब 3000 ट्रक फंसे हुए हैं। इन ट्रकों में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, खाने पीने के सामान और दूसरे जरूरी सामान हैं। यहाँ लॉकडाउन की तरह के हालात हैं। हम भारत नेपाल सीमा पे इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट पे हैं। ये वो रास्ता है जहाँ से
पूरा माल जो है भारत से नेपाल जाता है। जब से नेपाल में हंगामा हुआ है, यहाँ से आवागमन जो है गाड़ियों का पूरा ठप पड़ा हुआ है और हजारों की संख्या में गाड़ियाँ जो हैं कतार में खड़ी हैं। पिछले 24 घंटे से कतार में खड़ी हैं। जो लॉकडाउन की जो सिचुएशन बनी हुई है नेपाल में, जो बॉर्डर्स को क्लोज कर दिया गया वहाँ हंगामा के चलते, अगर ये कंटिन्यू किया तो बहुत जल्दी ही जो ज़रूरी सामान है उसकी किल्लत नेपाल में होगी और उसके दाम बढ़ जाएंगे। क्योंकि जो ज़रूरी सामान है, चाहे वो तेल की आप बात करें या बाकी जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं जो कि नेपाल में जिसका उत्पादन नहीं होता, वो इंडिया के हल्दिया पोर्ट पे उतरता है और वहाँ से इसी रास्ते, यही रूट है, ये इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट अगर मैं आपको दिखा सकूं, वेलकम टू द लैंड पोर्ट रक्सौल। कम से कम हजारों गाड़ियाँ होंगी यहाँ, हजारों गाड़ियाँ यहाँ खड़ी हैं। आप लोग कहाँ से हैं, क्या माल लेके आए? हम वापिस से आए हैं, भर के धागा है बीरगंज का। हम बॉम्बे से आए हैं एशियन पेंट का माल लेकर नेपाल। ये रक्सौल के पास नेपाल सीमा है, इसे पूरी तरह से सील कर दिया गया है। सीमा के लोग एक जगह से दूसरी जगह काम और पढ़ाई के लिए जाते हैं। हमें एक छात्रा मिली जो कोचिंग के लिए यहाँ नेपाल से आई थी, लेकिन अब वो वापस नहीं जा पा रही है। इसका पूरा परिवार नेपाल में रहता है। मैं यहाँ वनसार पे रहती हूँ, यहाँ गई थी आसम रोड में कोचिंग करने। तुम मतलब रहते नेपाल में हो? हाँ। तो कोचिंग करने सुबह आया था तो तुमको किसी ने रोका नहीं? नहीं। तो अब क्या हो रहा है? अब बोल रहे कि अभी नहीं, बंद हो गया, थोड़ा देर के बाद जाना है। तो फिर कैसे जाओगे? पापा मम्मी सब कहाँ हैं? सही वहीं पे वनसार पे। पापा मम्मी सब वहाँ हैं? हाँ। अब कहाँ पर, यहाँ पर कहाँ रुकोगे इंडिया में? यहीं पे। तो तुम्हारे साथ और भी बच्चे होंगे वैसे जो आए होंगे? नहीं, मेरे साथ कोई नहीं आता है, मैं अकेले आती हूँ। तुम्हारे उधर से नेपाल से और भी बच्चे आते होंगे यहाँ कोचिंग करने? आता था लोग, लेकिन आज नहीं आया है सब शायद। तुम अकेले चले आई? हाँ, मुझे पता था कि आने भी दे रहा है लोग, जाने भी दे रहा है लोग, इसलिए मैं आई थी। बिहार नेपाल सीमा की लंबाई करीब 725 किलोमीटर है। बिहार राज्य नेपाल के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करने वाला राज्य है, इसलिए यहाँ सुरक्षा बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई है। भारत नेपाल सीमा से प्रभाकर कुमार, एनडीटीवी इंडिया। बिहार के अलावा उत्तर प्रदेश की एक बड़ी सीमा नेपाल से जुड़ती है। नेपाल से जुड़ती है तराई इलाके की सीमा, उत्तर पूर्व की सीमा और लखीमपुर खीरी जैसे कई और ज़िले नेपाल से ही सटे हुए हैं। उत्तर प्रदेश नेपाल बॉर्डर पर इस वक्त दोनों ओर क्या हालात हैं, इसे भी हमने आज जानने की कोशिश की। नेपाल में बिगड़े हालात को देखते हुए भारत नेपाल सीमा को लेकर केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों ने अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो पुलिस को सतर्क रहने के लिए कहा गया है। ऐसा माना जा रहा है कि कुछ असामाजिक तत्व हिंसा फैलाने की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए सतर्कता जरूरी है। अचंभे वाली तस्वीर है वो ये है कि आमतौर पर यहाँ पर एसएसबी की पोस्टिंग होती है भारत की तरफ से, सशस्त्र सीमा बल, और सशस्त्र सीमा बल के ही जो प्रहरी हैं वो इस बॉर्डर की सुरक्षा करते हैं। लेकिन आज आपको यहाँ पुलिस भी दिखाई देगी और पुलिस के साथ साथ जो खुला बॉर्डर है वहाँ पर पीएसी की भी डिप्लॉयमेंट की गई है। यानी कि एक तरफ एसएसबी है, दूसरी तरफ पुलिस है और तीसरी तरफ यहाँ पर पीएसी के जवान तैनात हैं। और लगातार यहाँ पर जो फोर्सेज हैं उनको बढ़ाया जा रहा है। आप तस्वीरें देखिए, ये जो तस्वीरें हैं ये बता रही हैं कि किस तरह से जो एसएसबी है वो अपनी यहाँ पर अभी जो स्ट्रेंथ है वो स्ट्रेंथ बढ़ाई जा रही है। और यहाँ इस वक्त जो गाड़ियाँ हैं, आप ज़रा सामने की तरफ आप देखेंगे तो भारत के साइड में जितनी भी गाड़ियाँ उधर से नेपाल आने के लिए आ रही थी उनको रोक दिया गया है। भारत नेपाल सीमा पर अलर्ट के बीच एनडीटीवी की टीम यूपी से सटे नेपाल के कैलाली जिले पहुंची। कैलाली में भी प्रदर्शनकारियों ने तोड़फोड़ की है। यहाँ मुख्यमंत्री कार्यालय के बाहर भी आगजनी हुई। मैं जहाँ मौजूद हूँ ये मेरे पीछे मुख्यमंत्री का कार्यालय दिख रहा है। आप देखिए कि एक बोर्ड लगा है जिस बोर्ड में लिखा है ऑफिस ऑफ द चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, सुदूर पश्चिम प्रोविंस धनगढ़ी। तो यहाँ हालात ये हैं कि कल यहाँ जम करके आगजनी की गई। यहाँ अभी निशान भी आपको दिखाई दे रहे हैं जहाँ पर आगजनी के निशान यहाँ पे ज़मीन पे हैं। तो यहाँ पे गाड़ियाँ जलाई गई थी। अगर इससे थोड़ा सा हम आगे जाएं तो हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर पत्थरबाजी किस तरीके से की गई कि बहुत सारे यहाँ पत्थर पड़े हुए हैं। और हालत ये है कि ये पूरा का पूरा चीफ मिनिस्टर का जो दफ्तर है इसमें आगजनी करके फाइलों को जलाया गया, कंप्यूटर्स को जलाया गया। और हाल ये है कि फिलहाल यहाँ पर आर्मी डिप्लॉय करके
सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है। गेट को भी देखिए जिस तरह से डैमेज हुआ है, कुर्सियां लगा करके भी बंद किया गया है। लेकिन अंदर अगर तस्वीरें हम आपको दिखाएं तो देखिए तमाम कुर्सियां बाहर ला करके उनको आगजनी की गई। कमरों के अंदर भी दिखाई दे रहा है कि यहाँ कमरों को पूरी तरीके से जलाया गया। खिड़कियों के कांच टूटे हैं, जो खिड़कियां हैं उसके अंदर भी जलने के तमाम निशान दिखाई दे रहे हैं। केलाली जिले के धनगढ़ इलाके में भी जमकर हिंसा हुई। यहाँ सरकारी दफ्तरों को जलाया गया, बैंकों में आग लगाई गई, जेल खाली करा दी गई और फिलहाल यहाँ सड़कों पर सन्नाटा पसरा है। जिस तरह से हिंसा हुई थी, उस हिंसा के बाद यहाँ सारी दुकानें इस वक्त बंद हैं, सड़कों पर इक्का दुक्का गाड़ियां हैं। हालात ये हैं कि यहाँ जगह जगह आपको इस तरह की तस्वीरें मिलेंगी जहाँ पर आगजनी की गई है। तो आगजनी की तस्वीरें भी आप सामने देखिए कि चौराहों पर आगजनी हुई है, दुकानें बंद हैं, लोग अपने घरों में हैं और यहाँ पर इस वक्त सेना का कंट्रोल हो गया। ऐसे में कम से कम कह सकते हैं कि आज यहाँ पर कोई हंगामा नहीं है। लेकिन बावजूद उसके ये नेपाल की आर्थिक राजधानी कही जाती है और इस आर्थिक राजधानी का हाल ये है कि यहाँ इस वक्त दुकानें पूरी तरीके से बंद हैं और सड़कों पर आगजनी के तमाम सारे ऐसे निशान हैं जो निशान दिखाई दे रहे हैं। धनगढ़ी से रणवीर, NDTV इंडिया। माना जा रहा है नेपाल के लोगों के मन में गुस्सा काफी दिनों से था। ये गुस्सा था भ्रष्टाचार के लिए, बेरोजगारी के लिए, आर्थिक संकट के लिए, अमीरों को मिल रहे सहूलियत के लिए और फिर सोशल मीडिया बैन। ये इस संकट का आखिरी ट्रिगर साबित हुआ और इसके बाद सड़कों पर आंदोलन शुरू हुए और अब तख्ता पलट हो चुका है। ऐसे में सवाल अब उठ रहा है कि अब नेपाल के लिए आगे की राह क्या होने वाली है। इसी की पड़ताल करती हमारी ये अगली स्पेशल रिपोर्ट। जेन जी की क्रांति। संसद भवन में आग, राष्ट्रपति भवन में आग, पूर्व प्रधानमंत्रियों के घर में आग, नेपाल में पलट गई सत्ता। अब नेपाल में आगे क्या होगा? नेपाल में आंदोलन के बाद फिलहाल कई सवाल सबके सामने हैं। यहां सत्ता कैसे चलेगी? किसके हाथ में कमान सौंपी जाएगी? सेना का क्या रोल होगा? जो लोग आंदोलन में शामिल हुए उनका क्या होगा? क्योंकि ये देखा गया है कि नेपाल में जो हुआ उसके पीछे कोई राजनीतिक दल नहीं, कोई नेता नहीं। ये युवाओं और नेपाली लोगों का भ्रष्ट तंत्र के खिलाफ गुस्सा था जो सामने आया है। अब कई सवाल भी हैं। क्या सेना संभालेगी कमान? सेना काठमांडू समेत दूसरे इलाकों में सड़कों पर उतर चुकी है। लोगों को समझाया जा रहा है कि शांति बनाए रखें। बातचीत का भी मैदान तैयार किया जा रहा है। ऐसा हो सकता है कि सेना राष्ट्रपति का साथ दे। क्या नेपाल में जल्दी चुनाव होंगे? आंदोलनकारियों ने संसद तक में आग लगा दी। ये दर्शाता है कि वो इस सरकार और हर तंत्र से नाराज थे। हालात ऐसे नहीं दिखते कि नए चुनाव फौरन हो जाएं, क्योंकि आर्थिक दबाव बहुत ज्यादा हो जाएगा। पुराने नेताओं का क्या होगा? जिस तरह से पीएम और पूर्व पीएम, सरकार के मंत्रियों और नेताओं के घरों को जलाया गया, उन्हें पीटा गया, इससे यह तो साफ है कि उनकी वापसी नहीं होने वाली। उन्हें नेपाल की जनता ने पूरी तरह नकार दिया है। यह भी देखा गया कि केपी शर्मा ओली समेत दूसरे मंत्री हेलीकॉप्टर के जरिए बाहर निकाले गए। माना जा रहा है कि ये किसी दूसरे देश जा सकते हैं। आंदोलनकारी युवाओं का क्या होगा? ये पूरा आंदोलन जेन जी का है, युवाओं का है। सवाल इनके भविष्य पर भी है। क्या इनकी जो मांग है वो पूरी होंगी? ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया।